नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले, पेरिएनल हेमेटोमा की चिकित्सा के बारे में। पेरिएनल हेमेटोमा क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आप पिछले के वीडियो जो हमने हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी एक जनरल आइडिया ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि पेरिएनल हेमेटोमा किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है और साथ ही दोस्तों इसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पेरिएनल हेमेटोमा की चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, आज हम पेरिएनल हेमेटोमा की चिकित्सा के बारे में बात करना है। दोस्तों, पेरिएनल हेमेटोमा ये ऐसा हेमेटोमा होता है, ऐसा मस्सा होता है जो एक फूला, एक गांठ की भांति होता है। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण होता है इसकी जानकारी, इसको हम कैसे जज करें, ये अचानक से उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे वहाँ की ब्लड वेसल्स टीयर होती है और वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो जाता है, वहाँ ब्लड आके लटक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है और ना ही वापस जा पाता है। इसलिए वहाँ पे एक स्वेलिंग, एक गांठ की तरह बन जाती है और उसका सरफेस हार्ड होता है, छूने पर वो टाइट लगता है। कलेक्शन वो ब्लड का ही होता है, इसलिए उसको पेरिएनल हेमेटोमा कहते हैं। इसलिए दोस्तों, अचानक से अगर ये इस प्रकार से आपके पैखाने के रास्ते के आसपास इस प्रकार की कोई डेवलपमेंट हो रही है तो समझिए वो पेरिएनल हेमेटोमा है। दोस्तों, ये पेन करता है, दर्द करता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। जब वो रगड़ करता है आपके दूसरे बुटाक से तो वो घर्षण करता है। ऐसे में उसकी तकलीफ़ थोड़ी सी आसानी होती है। ख़ासतौर से सिटिंग समस्या और यात्रा करना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में दोस्तों इसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है, सबसे ज़रूरी है दोस्तों, इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसकी फिजियोलॉजी है कि जैसे एक ग्रेविटी होती है, जैसे ब्लड निकला आके लटक गया, फिर से वो ब्लड वापस उसके ब्लड वेसल्स में आसानी से नहीं जाता है। फिजियोलॉजी के अनुसार जैसे जो ग्रेविटी अगर नीचे की ओर है, ऐसे लटका हुआ है, तो फिर से वो ब्लड वापस ब्लड वेसल्स में आसानी से नहीं जाता है। मान के चलिए वो नहीं जाता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ कंडीशन में, कुछ अलग अलग मरीजों में अलग अलग जो चिकित्सा हम करते हैं तो उसके आधार पे कुछ जो निकल के आता है, उसमें कुछ मरीजों में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। वो फिर से पेरिएनल हेमेटोमा जो हो तो वो सामान्य मेडिकेशन से और जो प्रिकॉशन है, जो बचाव है, चिकित्सा है, उसके करने से वो सामान्य होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में वो सामान्य नहीं होता है। ऐसे में जो अंतिम विकल्प है, लास्ट विकल्प है, उसको या तो उस जो हेमेटोमा है उसको सीधे हटा दिया जाए, या तो क्षार से लाइगेट करके निकाल लिया, तो वहाँ पे जो ब्लड कलेक्शन है उसको हल्का वो पंचर करके वहाँ के ब्लड कलेक्शन को निकाल दिया जाए और वहाँ का जो वुंड है उसकी हीलिंग की चिकित्सा की जाए। ये अंतिम विकल्प होता है। यानी कि सर्जरी, क्षार सूत्रा या वहाँ के ब्लड कलेक्शन को निकाल देना, जो भी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये अंतिम विकल्प है। अमूमन अधिकतर अगर आप सर्जन के पास दिखाते हैं या ऐसे क्षार सूत्र चिकित्सक जो उनकी चिकित्सा करते हैं, तो नॉर्मली जो उनका जवाब रहता है कि नहीं, इसकी चिकित्सा सर्जरी से ही करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं ठीक होगा। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें एक कालांतर में, अगले 4-6 हफ्ते में या अगले 1.5 से 2 महीने वो चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो सकती हैं। तो एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, ज़रूर एक बार आप इस प्रकार से जो हम चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको आप फॉलो करें। मे बी कि आपका पेरिएनल हेमेटोमा सामान्य हो जाए। नहीं सामान्य होता है तो अंतिम विकल्प सर्जरी या क्षार सूत्रा तो आपके पास है ही, तो आप इसको ट्राई करना, यानी कि इसका प्रयास ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है सिट्ज बात, सेकाई करना है, क्योंकि जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं, वो पेरिएनल हेमेटोमा वो गुनगुने पानी में डूबता है, तो वहाँ की टेम्परेचर जो ब्लड कलेक्शन है वो धीरे धीरे द्रव रूप में होते हैं और फिर से वो अपने स्थान पे वापस जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं कि हम आज सेकाई किए और कल से या 2 दिन बाद ही हमको आराम मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों सेकाई करना। आप 3 से 4 बार, 10 मिनट से ज़्यादा सेकाई ना करें, फ्रिक्वेंटली करें। आप 5 बार कर लें चल जाएगा, लेकिन सेकाई ज़रूर करें गुनगुने पानी में। टेम्परेचर सहने योग्य, ये नहीं कि बहुत गर्म कर लें, गुनगुने पानी में सेकाई करना ना भूलें। ईजी मोशन हो, यानी कि पैखाने के रास्ते पे प्रेशर, क्योंकि दिक्कत यही होती है कि वहाँ का दबाव कम नहीं होता है। हमको शौच जाना ही है, बैठना है, तो इससे वहाँ पे जो दबाव होता है, ग्रेविटी बाहर की ओर के जो दबाव उत्पन्न होता है, उसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट बढ़ती रहती, रुकती नहीं। इसलिए जो प्रिकॉशन है, जैसे कुंथन करना, काखना, यानी हवा निकालने के लिए भी आपको प्रेशर नहीं देना है, शौच में जोर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, काखना नहीं है, जिससे कि मोशन ईजी हो, सामान्य पैखाना जो है आपका एकदम ईजिली हो, सामान्य हो,
ज़्यादा दबाव ना देना पड़े, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड कर दें। सबसे ज़रूरी है बचाव करते हैं, सिकाई करते हैं तो यहाँ पे समझिए कि लगभग उसकी 50 to 60% रिकवरी इसी प्रक्रिया को करने से होती है। बाकी दोस्तों जो अदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी होता है कि मरीज़ की प्रकृति के हिसाब से, यानी मरीज़ का बल क्या है, उसकी रूटीन क्या है, उसके हिसाब से जो मेडिकेशन उसमें की जाती है, उसके अनुसार जो औषधियाँ हैं उनका चयन किया जाता है मरीज़ की स्थिति के हिसाब से। फिर भी कुछ औषधियों का जिक्र हम यहाँ ज़रूर करेंगे दोस्तों। पुनर्नवादि मंडोर ये बहुत विकल्प, अलग अलग इसका रोल है, अलग अलग रोगाधिकार में इसका प्रयोग होता है। वैद्य यानी चिकित्सक जो है अपने युक्ति के आधार पर इसका चयन करते हैं। आप पुनर्नवादि मंडोर का सेवन कर सकते हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और रात में 3 बार तक सेवन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों त्रिफला गुग्गुलु, जैसा कि विश्वविदित है, त्रिफला गुग्गुलु एनोरेक्टल डिसऑर्डर में एक कॉमन मेडिसिन है और कॉमन नहीं है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो त्रिफला गुग्गुलु का सेवन कर सकते हैं, पुनर्नवादि मंडोर का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला गुग्गुलु 2 गोली, अगर छोटी टेबलेट है 250 mg की है तो 2 गोली 3 बार ले सकते हैं। या सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सक, आपके अगर नज़दीक में कोई चिकित्सक हैं तो आप उनसे कंसल्ट करें, उनके आधार पे वो जो औषधियों का चयन करते हैं उनका ही सेवन आप बेहतर होगा। और अगर आप ऐसे में चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, आप सीधे हमसे कनेक्ट हों और वहाँ पे आपके रोग के हिसाब से उसकी चिकित्सा जो एडवाइस की जाएगी आप उसको फॉलो करेंगे और आप इस प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये कॉमन मेडिसिन है, इसके अलावा भी और सारी मेडिसिन है लेकिन ज़्यादातर ये प्रयोग होता है। इसके अलावा भी मेडिसिन है तो वो देखने के बाद, जज करने के बाद ही उस प्रकार की औषधियों का चयन कराया जा सकता है या आपको एडवाइस दी जा सकती है। तो दोस्तों सिकाई करना ना भूलें, स्ट्रेन करना नहीं है, कांखना नहीं है, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है। और लोकली एप्लीकेशन में आप कुछ भी वहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत उसका डायरेक्ट ऐसा कोई प्रभाव दिखता नहीं है। सबसे ज़रूरी है सिकाई करना। वैसे लगाना हो तो आप जात्यादि तेल लगा सकते हैं, कास्सादि तेल लगा सकते हैं, जात्यादि घृत भी लगा सकते हैं या सामान्य कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे कि उसका सरफेस थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। ये कर सकते हैं, हर सिकाई के बाद इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेरिएनल हेमेटोमा की चिकित्सा इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की होती है। अगर अगले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में आपको कुछ वहाँ पे रिकवरी नहीं महसूस होती है तो दोस्तों फिर विकल्प जो सर्जिकल है उसी विकल्प में ही जाना होगा, क्योंकि फिर वो ऐसे सामान्य नहीं होगा। हाँ, अगर लगता है कि कुछ इरिटेशन या वहाँ का पेन रिलीफ हो गया है तो आप कुछ दिन और उसको सर्वाइव कर सकते हैं, मेडिसिन पे देख सकते हैं। लेकिन लास्ट विकल्प उसका सर्जरी है। लेकिन काफ़ी केसेस में, कुछ केसेस मान के लिए कि लगभग 40-50% केसेस में भी हमको रिजल्ट मिले हैं, और किसी को चिकित्सक को अगर नहीं मिले तो अलग बात है, लेकिन हमें रिजल्ट मिले हैं इस केस में मेडिसिन से। तो दोस्तों ऐसे में खासतौर से पेरिएनल हेमेटोमा में आप चिकित्सक से कंसल्ट करें, जैसे आप एडवाइस करते हैं उसके अनुसार आप फॉलो करें। दोस्तों आज का जो विषय था पेरिएनल हेमेटोमा की चिकित्सा, यानी कि किस प्रकार से उसकी चिकित्सा होती है, आप इसके बारे में जान गए। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का विषय अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय था यही समाप्त होता है। नमस्कार।